स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक में वर्ग 2 की धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते थे, वर्ग 2 की धातुओं को। जिसमें कौन कौन सी थी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम हमारा क्या था? रेडियो एक्टिव तत्व। बेरिलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर? बेरिलियम को छोड़कर अन्य सभी धातुओं को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो बेरिलियम के अतिरिक्त जो धातुएं हैं, इन धातुओं को हम क्षारीय धातु कहते हैं। और बेरिलियम किसके संग? यहाँ पर एल्युमिनियम के संग क्या प्रदर्शित करता है? विकर्ण संबंध। ये हमने इधर भी पढ़ाया था आपको, ये देखिए इधर, ठीक है। क्योंकि ये वर्ग हमने तीसरा लिख दिया, ये वर्ग 2 है, ये क्या है हमारा? यहाँ लाल पेन से लिख देते हैं, ये वर्ग 2 और ये वर्ग हमने तीसरा लिख दिया तुलना करने के लिए। तो बेरिलियम का एल्युमिनियम के संग क्या प्रदर्शित करती है? विकर्ण संबंध। मतलब बेरिलियम के बहुत सारे गुण एल्युमिनियम से मिलते हैं, क्योंकि बेरिलियम और एल्युमिनियम की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या का मान समान होता है। तो बेरिलियम के अतिरिक्त जो अन्य धातु हैं इस वर्ग की, इनको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 2 की धातुओं के कुछ समान लक्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सामान्य प्रकार से NH2 होता है, जबकि क्षारीय धातुओं का क्या था? NS1। याद कीजिए, उनके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन था। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना था? एक। बाहरी कोष, संयोजी कोष मतलब बाहरी कोष। तो क्षारीय धातुओं में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 था, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। मतलब संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 2। जबकि क्षारीय धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखा भी है कि इन तत्वों के, कौन से तत्व? इन तत्वों की बात हो रही है बेटा। तो इन तत्वों के संयोजकता कोष में, मतलब बाहरी कोष के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देखते हैं। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के नियम से बनाएंगे तो 1s2 2s2। मैग्नीशियम का 12 है, तो आप बाहु के सिद्धांत से बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। गिन लीजिए, 2 और 2 4 होगा। इधर 4 थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और 2 4, 6 10 11 12 12 होगा। कैल्शियम का बना दें इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। गिन लीजिए, 2 और 2 4 6 10 12 12 6 18 20। इसी तरीके से आप और बना लेना। तो जब आप इनका बनाओगे तो स्ट्रोंशियम के लास्ट में आएगा यहाँ पर 5s2। इसके यहाँ बनाना पड़ेगा आपको, इसके लास्ट में आएगा 6s2 और इसके लास्ट में आएगा 7s2। तो इसका मतलब आप जानते हो इसकी बाहरी कोष कितनी है? 7 कक्षाएं हैं रेडियम में, जबकि बेरियम में कितनी कक्षाएं हैं? 6। स्ट्रोंशियम में 5 है। कैल्शियम में कितनी है? 4। मैग्नीशियम में कितनी है? 3। और बेरिलियम में कितनी है? 2। अगर हम चाहें तो इस तरीके से, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका बनाए तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 और 6 फिर 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैल्शियम में 4 कक्षाएं होती हैं और बाहरी कोष में, संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 1 2 3 कक्षाएं और संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 2 कक्षाएं और संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से स्ट्रोंशियम में 5 कक्षाएं होंगी, लेकिन संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बेरियम में संयोजी 6 कक्षाएं होंगी और संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और रेडियम में भी 7 कक्षाएं होंगी और संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ये पहले हम आपको वर्ग 1 में भी इस तरीके से पढ़ा चुके हैं और पहले भी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुक में इसको। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 होता है। देखो मैच कीजिए, NS2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। तो NS2 प्रकार का हुआ। N का मान क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, कक्षाओं की संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप पढ़े इनके परमाणविक त्रिज्या के बारे में। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है बेटा। देखो यहाँ 2 कक्षाएं या 3 कक्षाएं या 4 कक्षाएं या 5 कक्षाएं या 6 कक्षाएं या 7 कक्षाएं। और हमने आपको पहले बताया था, मान के चलो ये बीच में नाभ है क्या, ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा। तो ये किसका बना दिया हमने? बेरिलियम का। अब हम मैग्नीशियम का बनाए तो ये हमारा बीच में नाभ है। को कितनी कक्षाएं? 1 2 3 कक्षा।
तो ये पहली कक्षा, फिर ये दूसरी कक्षा और फिर ये तीसरी कक्षा। और आप देख रहे हो कि बेरिलियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में बना दिए, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। मैग्नीशियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 2, तो पहली कक्षा ये थी तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये है दूसरी कक्षा, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी में कितने हैं? 2, तो ये है हमारी तीसरी कक्षा, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो आकार किसका बड़ा दिख रहा है आपको? आकार किसका बड़ा दिख रहा है आपको? बेरिलियम का कि मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का। वापस सुन लीजिए, ये बेरिलियम है, बीच में नाभिक है, इसमें 1 कक्षा और 2 कक्षा। ये मैग्नीशियम, इसमें 3 कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। और ये हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बना दिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में। मैग्नीशियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में केवल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। किसका आकार बड़ा दिख रहा है? मैग्नीशियम का। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है आकार बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ की बात ये परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या हमें पढ़ानी की, तो हम लिख देंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। यहाँ से लिख देना आप। अब हम बात तुलना करें यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 की, तो वर्ग 2, वर्ग 1 मतलब क्षारीय धातु, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। और वर्ग 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो वर्ग 2 की जो धातुएं होती हैं उनकी आयनिक त्रिज्याएं और परमाणविक त्रिज्याओं का मान कम होता है। वर्ग 1 की तुलना में वर्ग 2 की धातुओं की आयनिक और परमाणविक त्रिज्या का मान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इन पर नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। नाभिकीय आवेश ज्यादा, ये परमाणु संरचना में आप सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वर्ग 2 की जो तत्व होते हैं उनकी आयनिक और परमाणविक त्रिज्या का मान वर्ग 1 की तुलना में कम होता है, क्योंकि वर्ग 2 में नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में ऊपर से नीचे आने पर यह आकार बढ़ता है। लेकिन यदि तुलना करें वर्ग 1 और वर्ग 2 से, तो वर्ग 2 की आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी किसी गैसीय विलगित परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो याद कीजिए कि यहाँ पर जो NH2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ वर्ग 1 में क्या होता है? NS1। तो यहाँ पर यदि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसे हमने ये कोई M धातु है, इसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये निकल गया। M कोई एक धातु है, उसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फर्स्ट होगी। अब हमने M+ जो था 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो यहाँ जो आयनन एंथैल्पी का मान होगा उसको हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी बोलेंगे, IE2। अब मान लिया हमने M2+ में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ये जो आयनन एंथैल्पी होगी ये तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो कम होता है, इनका कम होता है। क्षारीय धातुओं का, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। पहली बात, क्षारीय मृदा धातुओं की जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो कम होता है, क्योंकि आवर्त में, आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन एनर्जी का मान बढ़ता है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो ये तो क्षारीय मृदा धातु तो लेफ्ट में होती ना, इस तरफ होती, ये लेफ्ट से राइट जाने पर, तो यहाँ तो क्षारीय धातु लेफ्ट तरफ होती है, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, तो इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता है। तो क्षारीय मृदा धातु की जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो कम होता है। पहली बात क्या होता है? कम होता है। क्षारीय मृदा धातु की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। लेकिन यदि हम वर्ग 1 से तुलना करें तो वर्ग 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये NS1 और वर्ग 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, तो यहां से प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता, कम होता। क्यों? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता, जबकि हम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुलफिल्ड है। क्या है? ये फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड मतलब स्थायी है, तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा इसकी तुलना में।
तो यहाँ जो आयनन प्रथम आयनन ऊर्जा का मान होगा और यहाँ जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान होगा, तो क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्षारीय धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होता है। वापस सुनिए, क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किसकी तुलना में? क्षारीय धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान में। और प्रथम द्वितीय तृतीय क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो जो सामान्यतः वर्ग 2 की आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान कम होता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने पर ये और कम होता जाता। क्यों कम होता जाता? क्योंकि आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान देखो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से और आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में तुलना पूछें कि बेरिलियम का ज्यादा होगा आयनन विभव का मान कि कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कम होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा। कारण कि ऊपर से नीचे आने पर कैल्शियम में कक्षाएं बढ़ गई। तो वर्ग में तुलना करें तो वर्ग में तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, ठीक है। और मतलब और घटता चला जाता है। और वैसे भी क्षारीय मृदा धातुओं की आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। लेकिन यदि हम बात करें प्रथम आयनन ऊर्जा की और तुलना किससे करें? क्षारीय धातु से, तो क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। जब किसकी तुलना में? क्षारीय धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर NH2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये फुलफिल्ड है, पूरी भरी हुई है। तो यहाँ से फुलफिल्ड का मतलब स्थायी है, इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। अब हम पढ़ने वाले हैं जल योजन एंथैल्पी। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ता है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, आयनिक करैक्टर की बात कर रहे हैं हम, आयनिक त्रिज्या की। तो आयनिक त्रिज्या क्या बताई थी हमने? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो ये है आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम। किसका क्रम है? आयनिक त्रिज्या। ये आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम है। अब हमने आपको पढ़ाया था कि जो जल योजन एंथैल्पी होती है, तो जैसे जैसे आयनिक त्रिज्या बढ़ती है तो जल योजन एंथैल्पी का मान घटता है। ये वर्ग 1 में भी पढ़ाया था कि जैसे जैसे आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है तो जल योजन एंथैल्पी का मान घटता है। तो जल योजन एंथैल्पी क्या होगी? जल योजन एंथैल्पी का मान घटता है। कैसे घटता है? जैसे जैसे आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो ये हमने तत्व लिख दिए, बेरिलियम का आयन, ये हमारा मैग्नीशियम का आयन, ये कैल्शियम का आयन, ये स्ट्रोंशियम का आयन, ये बेरियम का आयन। तो यदि ये आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम है और आयनिक त्रिज्या बढ़ने से जल योजन एंथैल्पी का मान घटता है, तो अब क्रम हमें लिखना जल योजन एंथैल्पी का, तो उल्टा लगाना पड़ेगा, घट रहा ना। तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा होती है। बेरिलियम की अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में जल योजन एंथैल्पी ज्यादा होती है। जैसे वहां हमने पढ़ाया था लिथियम की ज्यादा होती है, अगर आपको याद होगा तो ये पढ़ाया था। ये भी आयनिक करैक्टर, आयनिक त्रिज्या बढ़ रही थी और आयनिक त्रिज्या बढ़ने से जल योजन एंथैल्पी का मान घटता है। तो ये जल योजन एंथैल्पी का घटता क्रम था और लिथियम की सबसे ज्यादा थी अपने वर्ग 1 में। तो वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं में लिथियम की जल योजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, जबकि यहाँ बेरिलियम की जल योजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ भौतिक गुण। भौतिक गुण ये भी चांदी की तरह सफेद और चमकदार होते हैं और नरम होते हैं, ठीक है। और ये भी ज्वाला के साथ रंग प्रदान करते हैं। तो ये भी चांदी क्षारीय धातुओं के समान ये भी चमकदार होते हैं, श्वेत, और ये भी ज्वाला को क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। लिखा होगा कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ज्वाला को ईंट जैसा लाल रंग देते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या देता है? लाल रंग। स्ट्रोंशियम क्या देता है? किरमिजी लाल रंग। ये ब्रिक रेड देता है। कैल्शियम क्या देता है? ईंट जैसा लाल रंग। स्ट्रोंशियम किरमिजी लाल रंग देता है और बेरियम क्या देता है? हरा कलर। तो ये ज्वाला को कलर देते हैं, ठीक है। और इनके गलनांक और क्वथनांक क्षारीय धातु की तुलना में और अधिक उच्च होते हैं। वापस सुनिए, क्षारीय मृदा धातु सामान्यतः चांदी की तरह श्वेत, चमकदार एवं नरम, परंतु अन्य धातुओं की तुलना में कठोर होती हैं। नरम तो है लेकिन और अन्य धातुओं की तुलना में कठोर होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्षारीय धातुओं से और अधिक उच्च होते हैं।
और ये भी क्या करते हैं, ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। तो इस कैल्शियम क्या देता है, लाल रंग, स्ट्रोंशियम भी लाल, बेरियम क्या देता है, हरा रंग। ये रंग क्यों आता है ये हम आपको बता चुके थे कि ज्वाला से क्या करते हैं, ये ऊष्मा अवशोषित करते हैं और इनका इलेक्ट्रॉन निम्न उत्तेजित अवस्था से उच्च उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और वहां से जब वापस लौटता है मूल अवस्था में, तलत अवस्था में, तो दृश्य प्रकाश में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिस वजह से हमको कलर रंग दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण।